कल वाले लेक्चर में हमने यहाँ से पहले जो अपना टॉपिक था एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस से पहले वो किया था कंप्लीट। ठीक है, जिसमें कि हम कर चुके थे जैसे कि हाँ हमारा एमएलएसएस के बारे में एक छोटा सा जिक्र हुआ था। एमएलएसएस क्या होता है, और यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया था, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया था, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट फिल्टर हो गया था। तो ये चीजें हमने वहाँ पे की थी। अब उसके आगे का है हमारे पास में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसको भी हमें करना है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में तो इसको कहता है एएसपी। अब यहाँ पे इसका ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये जो तुम देख रहे हो ये डायग्राम है पूरा इसका, ये वाला। इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले तो पीएसटी है तुम्हारा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। वहां से फिर क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो रहा है एएसपी। देन उसके बाद में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा एएसपी है वो कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है पीएसटी और एसएसटी के बीच में। ठीक। अब कल वाले में जो हमने देखा था वो हमने क्या देखा था भाई, सबसे पहले तो पीएसटी था। कल का अगर हम बात करें तो कल सबसे पहले तो पीएसटी था। देन पीएसटी के बाद में हमारे पास में यहाँ पे लगा हुआ था ट्रिकलिंग फिल्टर। फिर ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद में था एसएसटी। और जो यहाँ से रिसर्कुलेशन हो रहा था वो इस तरीके से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रिकलिंग फिल्टर की जगह पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो रहा है। ठीक, ये अंतर है। ये हमारा क्या था, ट्रिकलिंग फिल्टर वाला केस था जो हम कल पढ़ चुके हैं। और आज हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हम कहाँ पे कर रहे हैं, दोनों के बीच में कर रहे हैं। इसको हम सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो जो चीजें अब हमारे पास में आती हैं, सबसे पहले देखो ये जो टर्म्स हमारे पास में है ना, ये वाले टर्म्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में आ जाएंगे। ठीक, प्री में अगर मैं बात करूं, जैसे कि गेट और ईएससी में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये उनका। यहाँ से ये जो चीजें आ रही हैं बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्री में पूछने का। मेंस में तो पूछता ही है। ऐसे ही इसी तरीके से जो एई के एग्जाम्स हो गए उनमें भी आता है, एसएससी में भी आता है, तो बहुत जगह पूछा जाता है। खासकर गेट और ईएससी इनके लिए तो फेवरेट है कि भाई इनको इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनाना है। तो पहला देख लो यहाँ पे, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एचआरटी। डिनोट इसको थीटा से भी किया जाता है। ठीक है, इसको हम एरेशन टाइम भी कहते हैं या फिर डिटेंशन टाइम भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है v अपॉन क्यू नोट। अब क्यू नोट क्या है हमारा, रेट ऑफ फ्लो एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। यानी कि ये वो रेट ऑफ फ्लो है जिसमें रीसर्कुलेशन हमने नहीं शामिल किया हुआ। ठीक है, तो ये वाली कौन सी चीज है, कल के डायग्राम में मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई यहाँ तक जो है वो क्यू नोट है और यहाँ से क्यू नोट प्लस क्यू आर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर रिसर्कुलेशन हो रहा है, ये क्यू आर आ रहा है। तो वो क्यू नोट की बात कर रहा है, यानी कि बिना सर्कुलेशन की बात। वी तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अच्छा, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है ये। कल हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी आया था, वो याद रखना। ठीक, अब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखो, ओएलआर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग। वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये होता कैसे है कि मास ऑफ बीओडी अप्लाइड, जो हमने मास अप्लाई किया है बीओडी का वो, और उसको डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से, तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट मिल जाता है। और इसी का फर्दर जो एक्सपेंशन है फॉर्मूले का, वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ये तुम देख रहे होंगे, क्यू नॉट एस नॉट अपॉन बी अपॉन में मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्यू नॉट एस नॉट क्या है, ये ग्राम में हो गया। और ये बी जो है ये तुम्हारा वॉल्यूम है, क्यू नॉट ऊपर सेम, बस यहाँ पे एस नॉट एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आगे देख लो, यहाँ पे ओएलआर का फॉर्मूला फिर तुम्हारा ये हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाओ, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट कैपिटल यू से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ बीओडी रिमूव्ड अपॉन मास ऑफ बायोमास इन द टैंक। तो ये क्या है, मास ऑफ बीओडी रिमूव्ड अपॉन मास ऑफ बायोमास इन द टैंक। तो मास ऑफ बीओडी रिमूव्ड देख लो, ऊपर वाला क्या था, मास ऑफ बीओडी अप्लाइड। अभी क्या कह रहा है, मास ऑफ बीओडी रिमूव्ड। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एस नोट माइनस एस किया गया, एस नोट माइनस एस किया गया। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, क्यू नॉट एस नॉट इतना था, ये तुम्हारा अप्लाइड था। रिमूव्ड क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्यू नॉट एस, यानी कि जो बचा ये रिमेनिंग है, और पहले वाला टोटल है, ये टोटल है।
तो इनको तुम माइनस कर दो तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ बीओडी मिल जाएगा। ये जो चीज ऊपर चल रही है बीओडी का वजन है, ठीक है ना। चलो, अपॉन में ऐसी मास ऑफ बायोमास इन द टैंक, वी अपॉन एक्स, ये तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास में इसमें नीचे फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी एई जो हुआ है एग्जाम, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया जो अभी 2021 वाला हुआ है ना रिसेंटली, अभी जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो एफ बाय एम पूछा हुआ था। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 0.3 से कम होगी तो जो बल्किंग होगी स्लज की वो हो जाएगी। बल्किंग मतलब क्या है, बल्किंग का मतलब तुम्हें पता ही है ना, जैसे सैंड में होता है वैसे स्लज में बल्किंग होता है, ठीक है। प्रॉपर सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास में होता है एफ अपॉन एम क्यू नॉट एस नॉट अपॉन बी एक्स, यानी कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना वही ऑलमोस्ट सेम है, वही तुम्हारा एफ बाय एम। तो डेली बीओडी फूड अप्लाइड टू एरेटर सिस्टम इन ग्राम्स अपॉन टोटल माइक्रोबियल मास इन सिस्टम, ये भी ग्राम्स, ठीक। जैसा फॉर्मूला ऊपर का है ऐसे फॉर्मूला ही नीचे का। चलो, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है स्लज एज, नेक्स्ट है स्लज एज, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लज एज को हम डिनोट करते हैं थीटा सी से। अब ये आता है हाइड्रोलिक रिटेंशन रेट, सॉरी हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, उसको हमने सिर्फ थीटा से डिनोट किया था, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, थीटा सी से। अभी देखो ये क्या होता है, ये एक एवरेज टाइम होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एवरेज टाइम। अभी कौन सा एवरेज टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जिसके लिए जो हमारा बायोमास है वो सिस्टम में रिमेन करता है, यानी कि एक टाइम के लिए हमारा बायोमास अगर सिस्टम के अंदर है, मान लो अभी तक बायोमास जो है यहाँ पे अंदर ही है, तो जितने टाइम के लिए वो रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टाइम होगा ये हमारा थीटा सी होगा, इसी को हम कहते हैं स्लज एज, स्लज का एज इसी को हम कहते हैं। इट इंडिकेट्स रेसिडेंस टाइम ऑफ बायोलॉजिकल सॉलिड्स इन द सिस्टम, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है तुम्हारा रेसिडेंस टाइम, बायोलॉजिकल सॉलिड्स का रेसिडेंस टाइम। देखो तुम्हारा जो स्लज होता है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है सॉलिड्स होते हैं, है ना, बायोलॉजिकल सॉलिड्स होते हैं, तो उन्हीं का ये रेसिडेंस टाइम है। नेक्स्ट देख लो अब यहाँ पे थीटा सी को कैसे डिनोट करते हैं, मास ऑफ एम एल एस एस इन द एरेशन टैंक, जो तुम्हारे एम एल एस एस का मास होगा एरेशन टैंक में वो ऊपर, उसको डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ एम एल एस एस लीविंग द सिस्टम पर डे, यानी कि कितना एम एल एस एस तुम्हारा एक दिन में जो है सिस्टम से बाहर जा रहा है, उसको मतलब उससे डिवाइड कर देना। अब देख लो यहाँ पे ये एम एल एस एस है, एक होता है एम वी एस एस, ठीक है, एम एल वी एस एस सॉरी, दो चीजें होती हैं, एक होता है एम एल एस एस और एक होता है एम एल वी एस एस। अब ये जो तुम्हारा एम एल एस एस होता है, शॉर्ट फॉर्म में एम एल एस एस बोलते हैं, वैसे होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक। तो ये जो एम एल एस एस होता है, ठीक, ये होता क्या है, इसका एक रिलेशन है एम एल वी एस एस से, ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो उसको मैं कर देता हूँ, एम एल वी एस एस, इससे तुम्हारा एक रिलेशन होता है एम एल एस एस। ये फुल फॉर्म है यहाँ पे मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। मतलब ये वो चीजें होती हैं जो क्या हो जाती हैं, वॉलेटाइल होती हैं, आसमान में चली जाती हैं, इनके वेपर्स बन जाते हैं और ये क्या हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाती हैं। तो एम एल बी एस एस जो होता है ये 80% होता है, एम एल बी एस एस जो होता है ये 80% होता है किसका, एम एल एस एस का। ये एक रिलेशनशिप है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, जैसे कि तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वहां पे साथ साथ प्री में भी आ सकता है, ठीक है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो क्यूसी का फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, वी एक्स अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू डॉट एक्स सी प्लस क्यू डब्ल्यू डॉट एक्स डब्ल्यू, ये इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ और कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, यानी कि जो तुम्हारा एक्स ई है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वी एक्स अपॉन में क्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे बनता है। अब इतना तुम्हें आई गेस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि x क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें क्या हैं, इसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं ये वाली चीज को।
ये तुम्हारा यहाँ पे इस डायग्राम को समझो, यहाँ इसमें क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी है इनको भी छोड़ दो, वी एक्स और एस, ये जो तीन चीजें लिखी हैं इनको छोड़ दो। ये तुम्हारा क्या होता है, रिएक्टर होता है। ये तुम्हारा होता है रिएक्टर। फिर रिएक्टर से तुम्हारा जो सारी की सारी चीजें हैं वो कहाँ पे जाती हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाती हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे एसएसटी है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। यहाँ से फिर क्या होता है, आगे चला जाता है तुम्हारा एफ्लुएंट, यहाँ से आगे एफ्लुएंट चला जाता है, ये एफ्लुएंट चला जाएगा यहाँ से। ठीक है। और ये जो तुम ऊपर देख रहे हो, ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू, ठीक, ये बराबर होता है क्यू ई के। इसको हम क्यू ई कहते हैं, क्यू ई का मतलब है एफ्लुएंट। ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ से और जो चीज हो जाती है वो जाती है, एक एक्स ई जाता है और एक जो है एस जाता है। ठीक, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो ना भैया, यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट एस नॉट एक्स नॉट, यहाँ पे आ गया वी एक्स एस। यहाँ पे क्या हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है ई और यहाँ पे सिंपली एस। इसका मतलब है एफ्लुएंट, ई का मतलब यहाँ पे एफ्लुएंट है। अब एस जो है तुम्हारा, अगर देखें सब जगह, यहाँ पे भी तुम एस ई ही कर लो, एस ई कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो, हम जब रिसर्कुलेशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्कुलेशन हो रहा है, तुम लोग देख ही रहे होंगे। तो जब हम रिसर्कुलेशन कर रहे हैं तो उस वाले पार्ट को जो हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज गया है रिसर्कुलेशन के लिए, उसको हमने क्यू आर लिखा है। ठीक है, क्यू आर लिखा है। और इसी में से यहाँ पे ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये जा रहा है यहाँ पे क्यू डब्ल्यू। ऐसी एस ई जो है यहाँ से चल करके आ ही रहा था, एस ई वो एज इट इज है, यहाँ भी एस सी है, यहाँ पे भी एस सी है। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू है, यहाँ पे भी एक्स डब्ल्यू है, बिकॉज एक्स डब्ल्यू तुम्हारा एज इट इज चला गया और एक्स जो है वो इधर चला जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पे। अभी देखो, ये सब चीजें तुमने यहाँ पे समझ ली। अब तुम्हें मैं और चीजें यहाँ पे बता देता हूँ कुछ, जैसे कि ये नाम क्या है इतने सारे। तो नाम के लिए पहले देखो, जस्ट सेकंड। हाँ, तो नाम के लिए पहले जो है देखो, यहाँ पे जैसे वी आ रहा था, सारे के सारे लिख देता हूँ, वेयर वी इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक, ऑफ टैंक। ये टैंक का वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्यू, क्यू आ रहा है, सिंपली जो क्यू लिखा हुआ है वो, ये है रेट ऑफ फ्लो एक्सक्लूडिंग, रेट ऑफ फ्लो एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, जिसमें रिसर्कुलेशन नहीं है। और ये किसमें, ये है मीटर क्यूब पर डे में है। ठीक, इसके बाद में हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में आता है। अभी ये का कौन सा, ये हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का, एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, यहाँ पे जो क्यू नोट है ना, हाँ, ये क्यू नोट लिखा हुआ है नीचे, इसको मैं क्यू नोट कर देता हूँ। ये क्यू नोट है। हाँ, अभी देखो बाकी का, तुम्हारे यहाँ पे आया था यहाँ पे क्यू एस नोट। देखो अभी ये जो क्यू एस नोट है, दोनों के दोनों मिला करके क्या बन जाते हैं, जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये बनता है मास ऑफ बीओडी अप्लाइड, मास ऑफ बीओडी अप्लाइड पर डे, ये बन जाता है टू एरेशन टैंक पर डे, टू एरेशन टैंक, ये हो जाता है थ्रू एफ, थ्रू इन्फ्लुएंट सीवेज इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में आ जाता है। तो ये तो तुम्हारा मास ऑफ बीओडी है जो तुम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एरेशन टैंक में भेज रहे हो, इन्फ्लुएंट में से, ये वो हो गया। इसके बाद में अगर मैं सिंपल सिंगल एस नॉट की बात करूं, तो एस नॉट जो है ये होता है बीओडी 5। और इसकी जो यूनिट्स होती हैं ये या तो मिलीग्राम पर लीटर में होंगी या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। ठीक, ऑफ द इन्फ्लुएंट सीवेज।
ऑफ द इन्फ्लुएंट सीवेज, एक ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक एक्स का बार बार जिक्र हो रहा था। अब ये जो एक्स है ये है तुम्हारा MLSS, और ये भी जो है ये है मिलीग्राम पर लीटर में, MLSS भी मिलीग्राम पर लीटर में। देन उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे आ रहा था एस, जो सिंपल एस आ रहा था, इसको तुम ले लो यहाँ पे। देखो एस नोट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो इन्फ्लुएंट वाले की हो गई है यहाँ पे बात, और एस मैंने यहाँ पे SE कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने SE कर दिया है, और भी कहीं पे सिंपली ऐसा है। तो ये जो SE अब तुम्हारा है ये तुम्हारा हो जाएगा एफ्लुएंट के लिए। एफ्लुएंट POD 5, ये तुम्हारा SE है। चलो अभी इतना हो चुका है, और तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बच गया है XW, QW, ये सब बच गए हैं। तो देखो QW ये है वॉल्यूम ऑफ वेस्टेड स्लज, वॉल्यूम ऑफ वेस्टेड स्लज पर डे, एक दिन का है। नेक्स्ट डे यहाँ पे आ जाता है XW, ये है तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन रिटर्न स्लज। इन रिटर्न स्लज, रिटर्न स्लज का मतलब है जो तुम रिसर्कुलेशन करते टाइम वापस से स्लज भेज रहे हो उसकी बात कर रहा है। और इन वेस्टेड स्लज, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती है मिलीग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट्स मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, XE की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो तुम्हारा है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी एफ्लुएंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ एफ्लुएंट्स इन मिलीग्राम पर लीटर। एक्स नॉट मैंने कहीं लिखा है, अच्छा यहाँ पे मैंने सिंपली एक्स लिखा है। ठीक है, चलो ये सब चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं, और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ अभी आगे आएगा स्लज एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पे जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो जैसे कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है, इसके लिए तुम देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, अच्छा इसमें नहीं लिखा, यहाँ लिखा है ये रहा, VOB XOB ये सब चीजें लिखी हैं, तो इनके लिए मैं अभी बता देता हूँ। ऐसे ये भी जो है VOB आएगा आगे, ये VOB है तुम्हारा सेटल्ड स्लज वॉल्यूम। ये सब तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेटल्ड स्लज वॉल्यूम ये होता है ML पर लीटर, या तो ML में होगा या फिर लीटर में होगा। उसी तरीके से XOB होगा, ये होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन मिक्स्ड लिक्वर, ये ML में है या फिर ये भी लीटर में है। ठीक है, इसकी ये यूनिट्स होती है। चलो ये सब चीजें हो चुकी हैं, और तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ कवर हो गया है। चलो सब चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, अभी देखो